साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आज अप्रैल महीने की 14 तारीख है और झारखंड के कई शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। रांची में भी गर्मी बढ़ रही है। दूसरे राज्यों के भी जो दोस्त हैं वो व्हाट्सएप पे ऐसे संदेश भेजते हैं कि उनके शहरों का तापमान भी काफ़ी बढ़ गया है। और जब जब तापमान बढ़ता है तो एक चर्चा जो दिमाग में उठती है, लोग इस पर बातचीत करना पसंद करते हैं, वह है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है क्या। और झारखंड जैसा राज्य जहाँ पे जंगलों का बहुत आयत है, बड़ा क्षेत्रफल है, जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, यहाँ भी जो रांची कभी बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कही जाती थी, लोग पटना के बजाय रांची आके रहते थे कि यहाँ का मौसम सुहावना है, वहाँ भी गर्मी पड़ने लगी। तो इसकी क्या वजह है? तो आज हम लोग बात करना चाहते हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल वार्मिंग पर। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है दुनियावी तौर पर, और भी इससे जुड़ी तमाम बातें। और इसमें बात करने के लिए हमने दो खास मेहमानों को अपने स्टूडियो में बुलाया है और स्वागत करते हैं कुमार मणि अरविंद साहब का, जो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, साहित्यकार हैं, पहले कार्यक्रमों में आते रहे हमारे और अलग विषयों पर हम लोगों ने पहले भी बातचीत की है। और विनय सरागी साहब का, जो इस शहर के जाने माने उद्योगपति हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं और उद्योग को लेकर और उद्योगों में जो प्रदूषण है उद्योगों की वजह से उसको लेकर काफ़ी सक्रिय रहा है इनका जीवन। इस वजह से इन दोनों को हमने इस स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हम सर आप दोनों का औपचारिक तौर पर स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद। अरविंद सर, आपसे ही शुरू करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को कि आखिर जो ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है, कॉमन वर्ड हो गया ग्लोबल वार्मिंग है क्या एक्चुअली ये, और क्यों हुआ, थोड़ा ये भी बताइए, और कैसे सोसाइटी क्या कर सकता है इससे बचने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग पे आपने तो जो प्रश्न पूछा है वो लंबी बातें हो जाएंगी, पूरा का पूरा ही आपने एक साथ ही पूछ दिया है। मैं अलग अलग करके कोशिश करता हूँ कि इसको टेकअप करूँ ताकि जो सामान्य हमारे दर्शक हैं और श्रोता हैं उन तक जो है बात बहुत ही सरल शब्दों में पहुँचे। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जब हम चर्चा करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि एक बड़े टाइम फ्रेम में, एक 50 साल, 100 साल, 150 साल के टाइम फ्रेम में जो औसत वैश्विक तापमान है उसमें जो वृद्धि हो रही है, और वो वृद्धि हो रही है, उसको वैज्ञानिकों ने आंका है, उसको नापा है, तो उस वृद्धि के संदर्भ में ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं। जैसे कि 1800 ईस्वी से लेकर के अभी तक जो है की बात हम करते हैं, या 1900 से लेकर के अभी तक की बात करते हैं, या पिछले 150 साल की बात करें, तो वैज्ञानिकों ने ऐसा बताया कि इसमें 1 डिग्री सेल्सियस पूरा जो है वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि हो गई है जी। तो अब उसको लेकर के हम लोग जो है, जो आपने अभी बताया कि विभिन्न शहरों में तापमान ज़्यादा बढ़ गया है। आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले रांची, जो अपने शहर रांची के जल माने का क्लाइमेट जो था उसमें बहुत ही सुहावना था। अभी सरावगी जी बता रहे थे कि पहले इतना हरा भरा, हम लोग को जो है रांची मेन रोड में इतने पेड़ थे और लोग बहुत उसको याद करते हैं। अभी हम लोगों ने अपने रहने के सहने के तरीके में परिवर्तन कर दिया है। हम लोगों ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दी है, हम लोगों ने सड़कों का पक्कीकरण बहुत ज़्यादा कर दिया और हमारे रहने के तरीके बदल गए। आज 40 साल 50 साल पहले रांची शहर में जितनी गाड़ियां होंगी, जितने कार होंगे, जितनी कारें होंगी, उसकी संख्या यदि आप तुलना करेंगे तो मेरा अंदाज़ा है कि वो 10-15 गुना नहीं, 50 गुना 100 गुना हो गया होगा। तो उससे जो एमिशन हो रहा है, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और जो दूसरी जो कहते हैं उसको, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या SO2 और ये सब जितने भी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये जो हम तमाम डाल रहे हैं वायुमंडल में, उन वायुमंडल में जो वो ग्रीन हाउस गैसें जा रही हैं वो सूर्य से आने वाले जो रेडिएशन है
उसको पकड़ ले, उनके उसको अवशोषित कर ले रही हैं, ट्रैप हो जा रहा है, जो रेडिएशन ट्रैप हो जा रहा है धरती के सतह पे, धरती के सतह के आसपास के इलाके में, और उसके कारण से ये तापमान वृद्धि हो रही है। तो ये आप समझिए कि जो तापमान वृद्धि हो रही है शरीर धरती के सतह के आसपास में एक लंबे टाइम फ्रेम में, इसको देख करके जब हम देखते हैं उसमें जो औसत ग्लोबल मतलब टेम्परेचर जो है वो जो वृद्धि हो रही है वो ग्लोबल वार्मिंग है। चलिए, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। सर, ये चर्चा कर रहे थे हम लोग ऑफिस स्टूडियो भी कि रांची ऐसा था, अब रांची में तो काफ़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, सड़कें पक्की हो गई हैं, जिसकी चर्चा मनीष जी भी कर रहे थे। आप तो लंबे वक्त से, आपका परिवार रांची में रह रहा है कई पीढ़ियों से, कैसी थी रांची और कैसा हो गया शहर अपना? देखिए, रांची हम बहुत पीछे भी यदि नहीं जाते हैं, मैं समझता हूँ कि 80 का दशक की भी हम लोग याद करते हैं, तो हम लोगों के यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। माने ऐसा था कि पूरी गर्मी माने मई जून के सीज़न में या अप्रैल मई में आधे दिन के अंदर माने शाम को 3 बजे के बाद तो बारिश होनी ही होनी है। लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग में मनीष जी ने जो बात कही, तो मैं समझता हूँ कि इसका एक मुख्य कारण, जहाँ तक झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो औद्योगिकरण एक बहुत बड़ा कारण रहा। क्योंकि जैसे जैसे उद्योग बनते हैं तो ऑब्वियसली आपको पेड़ों की कटाई करनी होगी, और उद्योग से जो कार्बन डाइऑक्साइड या उस तरह के जो आएंगी, जो चीज़ें आएंगी, उससे वातावरण गर्म होगा, और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। विशेषकर रांची को भी हम देखें तो इसका दुष्प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अब है कि समय की बात है कि रांची जो ग्रीष्मकालीन हम लोगों का बिहार का था, तो उस समय लोग यहाँ रहते थे। मैं तो समझता हूँ कलकत्ते वगैरह से लोग दार्जिलिंग जाने के बजाय रांची आना पसंद करते थे, क्योंकि यदि अभी आप देखेंगे बहुत सारे पुराने हाउसेज़ हैं जो वहाँ के जो उद्योगपति या जो लोग थे वो रांची आके रहना चाहते थे, क्योंकि यहाँ का तापमान या यहाँ की आबो हवा काफ़ी अच्छी थी। लेकिन वही ग्लोबल वार्मिंग जिसे पूरा विश्व अभी लड़ रहा है, उससे हमारा झारखंड भी अछूता नहीं रहा, और इसके कारण ही आज हम लोगों को इस पर चर्चा करनी होगी कि अब हम लोगों को कैसे इससे हम लोग निजात तो नहीं पा सकते, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, जैसे समझ लीजिए कि आज सबसे बड़ा जो हमारे लिए विषम स्थिति है कि हम लोग जितना एयर कंडीशनर आज यूज़ कर रहे हैं, मेरे को नहीं याद आता है कि 1990-91 में एसी का इतना प्रचलन था जो आज के ज़माने में है। मैं समझता हूँ 2000 के बाद में एसी का इतना प्रचलन हुआ, तो उसका एक मुख्य कारण है एसी आ जाने से उससे ज़्यादा वो माने ख़राब गैसेस आ रहे हैं, उससे वार्मिंग हो रही है। तो जैसे जैसे हमारी विलासिता की वस्तुएं आने लग गई और हम उसका उपयोग करने लगे, तो उसका वो घूम करके हमारे ऊपर ही वो आ रहा है, और उसके कारण हम लोग आज इस स्थिति में पहुंच रहे हैं। आप ठीक है, मुझे याद है कि 2005 में मैं जब एक अखबार का एडिटर था यहीं के एक शहर में, तो हमारी जो विज्ञापन की टीम थी दिल्ली वाली, उसने किसी एयर कंडीशनिंग कंपनी से कहा कि भाई हमें ऐड दिए, झारखंड में हम सबसे बड़े अखबार है वहाँ के। तो उस आदमी ने कहा कि झारखंड में इसी की ज़रूरत क्या है, ये झारखंड की इमेज। सर, आप जो हैं जैसे अपने यहाँ बगल में मैक्लुस्कीगंज है, या फिर आप नेतरहाट, आप खुद ही रहे हैं PTR में लंबे वक्त तक, ये सब अच्छी जगह हैं जहाँ पे वातावरण अब भी थोड़ा ठीक रहता है। कैसे क्या किया जा सकता है कि ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग तो मान लीजिए अगर वैश्विक तापमान बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही, जो सभी देश उसमें शामिल हैं उत्सर्जन में कार्बन के, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग एज ए इंडिविजुअल और एज ए सोसाइटी? देखिए, इसमें जो है जैसा कि आपने कहा, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो है वो एक चीज़ मैंने टैबलेट खा लिया, आपने बुखार ख़त्म हो गया ऐसी समस्या का, ऐसा ग्लोबल वार्मिंग का कुछ समाधान नहीं है। एक ही दो समाधान मैं समझता हूँ एक इसमें है जो कि हम लोग को करना चाहिए। एक तो हमको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा, और उसके पहले भी ये ज़रूरी है कि जागरूकता, एक अभियान, ये चीज़ हो रही है या और ये आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में ये आकलन है, ये जो वैज्ञानिकों ने जो इसको समझा है और हम लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बातें आम जन के पास भी जाना चाहिए, जागरूकता को बढ़ा करके। माने इसके लिए कैंपेन चलना चाहिए, इसके लिए सभी माध्यमों से जो है आम जनता तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तब वो अपनी जीवन शैली में परिवर्तन की सोचेंगे। अभी जैसे सरावगी जी ने कहा कि एसी 2000 ईस्वी तक, राज्य बनने के समय तक एसी जो है यहाँ ज़रूरत नहीं थी रांची में। हम लोग भी थे, समझते थे, देख ही रहते, आप लोग भी देख रहे हैं।
लेकिन अभी जो है घर घर एसी है, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये विशियस साइकिल है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एसी की जरूरत हो रही है, एसी हम यूज कर रहे हैं, उससे फिर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये चल रहा है। तो हम लोगों को आम जनता को, हम लोग अपने को भी और हम अपने परिवार के लोगों को भी और आसपास के लोगों को भी, पूरे आम जनता को ये समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सबको। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, शब्द बड़ा चुन करके डाला हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रांची शहर या मान लीजिए आपने नाम लिया मैक्लुस्कीगंज और नेतरहाट या हम गढ़वा के शहर का, किसी गढ़वा का नाम ले रहे हैं या मेदिनीनगर का नाम ले, वो शहर की बात नहीं है, ये तो पूरे विश्व की बात है। पूरे विश्व में ये समस्या है। कहीं भी यदि समस्या है तो उसका असर जो है दूसरे जगह भी पड़ना है। तो आज यदि थोड़ा सा मान लीजिए नेतरहाट में थोड़ा इसका असर कम लगेगा, हाइट है उसका, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अछूता रह जाएगा उससे। क्योंकि वो जब सिस्टम पूरा गड़बड़ा जा रहा है, ये पूरा जो है, पूरे हमने कभी चर्चा की, आपके साथ ही चर्चा हुई थी, तो मैंने कहा कि एक फुटबॉल है, फुटबॉल में कहीं भी आप पिन मारेंगे, कहीं भी छेद हो गया तो आपका खेल तो खराब हो ही जाना है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये पूरे ग्लोब में हम कहीं भी खराब कर रहे हैं, कहीं भी कार्बन का इमिशन हो रहा है, उसका असर कहीं दूसरे जगह भी हो रहा है। तो अब रही बात कि हम लोग बात कर रहे थे कि समस्या का समाधान क्या है। तो मैंने बताया कि जागरूकता, एक तो सब पूरे विश्व में 8 अरब पॉपुलेशन है, 8 अरब व्यक्ति हैं, तो 8 अरब व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी के साथ क्या आगे होने जा रहा है और हमने क्या गड़बड़ी की, मानव मात्र ने क्या गड़बड़ी की है पिछले 100-200 सालों में। चाहे औद्योगिकरण हो, चाहे बहुत सारा हम जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके कारण से कार्बन का इमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ रहा है वायुमंडल में, उसमें रोकने का क्या उपाय हो सकता है। या हम जो एसी यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इमिशन हो रहा है, उसको रोकने का क्या उपाय हो सकता है। हम अपने घरों में जो ईंधन वाले गैस का उपयोग कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं से जो है सो उसमें से भी निकल रहा है। अब देखिए, मैं बताता हूँ, जो फैशन है, फैशन की दुनिया में आप डिओडोरेंट यूज़ करते हैं, जी, रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं। यहाँ पे उसका जवाब है। यहाँ पे जो आम लोग क्या कर सकते हैं, आप डिओडोरेंट का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिएगा, आप अपने घर में रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिएगा, तब भी आप छोटे ही पैमाने पर सही, लेकिन आप ग्लोबल वार्मिंग को आगे बढ़ने से रोक रहेंगे। ये सब तो आम जन कर सकते हैं ना। ये ही जीवन शैली में परिवर्तन की बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब छोटी छोटी बातें, आप जो है अपने कार का कम इस्तेमाल कर दीजिए, आप साइकिल की तरफ थोड़ा सा झुक जाइए, आप साइकिल पर चलना शुरू कर दीजिए। ये कोई स्टेटस की बात नहीं है। मैं मुख्य वन संरक्षक हूं, मैं साइकिल पर चलूंगा तो क्या होगा, लोग कुछ नहीं, लोग और प्रशंसा करेंगे। आजकल बिल्कुल प्रशंसा करेंगे, इंस्पायर होंगे आपसे। हाँ, इंस्पायर्ड होंगे। ये नहीं है कि हंसेंगे लोग कि अरे ये जो है बड़े पदाधिकारी हैं, साइकिल पर चल रहे हैं, ये पैदल भी चलिए, चलना होगा, क्योंकि ये समय की मांग है। ये मैं कहना चाहता हूँ, यही बात जो है आम जनता के पास जानी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है। और सर, जैसे उद्योगों की बात है, आपने भी कहा, और हम लोग भी मानते हैं कि उद्योग भी ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट चाहिए देश को, और उद्योगों से कार्बन का उत्सर्जन भी होता है। बहुत सारे उपाय सरकार ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं कि कैसे कम कर सकते हैं। क्या जो व्यापारी वर्ग है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट की जमात है, वो क्या कर सकती है इसमें, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है एक्चुअली? देखिए, आवश्यकता के अनुसार हुआ क्या है कि औद्योगिकरण में भी अब ये बात महसूस किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण औद्योगिकरण है। तो हमारे यहाँ भी कई तरह के उपाय आ रहे हैं सामने, जहाँ पर समझ लीजिए कि आज हम इलेक्ट्रिसिटी हम जब यूज़ करते हैं, तो आज यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को कम यूज़ करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे, तो वो भी हम ग्लोबल वार्मिंग को माने रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उसको उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी ग्लोबल वार्मिंग है। तो जैसा मनीष जी ने कहा, इट इज़ अ विशियस साइकिल। यदि हम समझ लीजिए कि कुछ लोग चीज़ों का दुरुपयोग ना करें, जो हमारी जितनी ज़रूरतें उतना भी हम उपयोग करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग उसमें बहुत बड़ा कार्य कर सकता है और इंसान को ही उसमें लगना होगा। जैसे आज जैसे बात हो रही है, बड़े शहरों में ये बात होती है कि अपनी गाड़ियों से नहीं, एक कंपोजिट हम लोग ट्रैफिक सिस्टम करें, माने बसों का उपयोग करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह चल जाएं, या मेट्रोज़ का उपयोग करें। तो इससे भी क्या है कि हम लोग बहुत हद तक इस पे काबू पा सकेंगे। जो आज के दिन में जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, जो माने वर्ल्ड वाइड, तो उनका एक मुख्य कारण यही है कि वो इसके तरफ बहुत सचेत है
और उन्होंने इस तरह के उपाय किए हैं जिससे कि कम से कम वहाँ पर वार्मिंग की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग में उनका बहुत बड़ा। तो हम लोगों को भी यहाँ पर कंपोजिट टाइप का ट्रैफिक सिस्टम, जो इंडिविजुअल कार में बैठने वाला जो है उसको हमें कम करना होगा, वो दुरुपयोग हो गया अब क्योंकि हम लोगों को समझना होगा कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम क्या दे के जाएंगे। उनको यहाँ रहने की व्यवस्था होगी या हम उसको एक ऐसा विश्व दे करके जाएंगे जहाँ पर वो आसानी से रह सके और कम से कम बीमारियाँ, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट सब चीज़ में है, हमारे आम जीवन में पड़ेगा, हमारे आबोहवा में पड़ेगा, हमारे शारीरिक क्षमता में पड़ेगा। तो इसलिए हमें देखना है कि अभी से हम कुछ ऐसे उपाय करें जो छोटी छोटी बात, जैसा मनीष जी ने कहा कि हमें छोटी छोटी उपाय से भी हम लोग इसमें बहुत कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन लोगों को बताना होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि अब स्कूल के जो सिलेबस आ रहे हैं, अब जब गवर्नमेंट ने एक नया NGT ये लागू किया है, तो हमें किसी कक्षा से ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पुस्तकें बना करके बच्चों को उसी समय से बताना चाहिए कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज ये एक बहुत बड़ा विषय है और हम लोगों को अभी ही सचेत होने की आवश्यकता है। सर, आमतौर पे क्या होता है कि जैसे फिर पिछले सप्ताह हमारे कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे थे मिट्टी के बारे में कि भाई खाद डाला जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो मिट्टी ही खराब हो रही है। पंजाब कुछ राज्यों में तो है कि भाई अब 50 साल के बाद क्या होता है, मिट्टी उपज देगी भी कि नहीं देगी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग या आपने अच्छी चर्चा की रूम फ्रेशनर वगैरह का, जो कुछ लोग जान के करते, कुछ समझाने में करते हैं। तो आपसे मैं अगर ये कहूँ कि मेरा कोई सवाल नहीं है और आपको लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं उन चीज़ों से, आप उसी विभाग में काम भी कर रहे हैं, लंबे वक्त से आप भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, तो आप क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, वन पदाधिकारी के रूप में तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग में वैज्ञानिकों ने, मतलब यहाँ का कोई फिगर नहीं मैं बता रहा हूँ, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो अपने शोध से पिछले दशकों में 3-4 दशकों में ये चीज़ पता की है कि ग्लोबल वार्मिंग को माने क्या क्या चीज़ें जो हैं उसको बढ़ा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को बढ़ाने में क्या क्या चीज़ें उत्तरदायी हैं। तो एक तो जैसा सरावगी जी ने बताया कि एक औद्योगिकीकरण के लिए जो ऊर्जा पैदा की जाती है, ऊर्जा पैदा माने हमारे जो पावर स्टेशंस हैं किसी भी तरह से ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, वहाँ पे उपयोग होने वाले फॉसिल फ्यूल, कोयला और अन्य चीज़ें, वो जो है सबसे बड़ा उसका जनक कारण है। करीब करीब 20-22% तक उसका कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में। उसके बाद वाला जो है वो है कारखाने से जो उत्सर्जन होता है, अपशिष्ट जो निकल रहा है, उसके कारण से जो मतलब जो मैं बता रहा था आपको कि जो विषैली गैसें हैं सब, और भी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी जो चीज़ें हैं CFC, ये सब सारा उसमें तापमान को शोषित करके ट्रैप करके टेम्परेचर बढ़ा रही है। तीसरा मैं बता रहा था जो इमिशन, जो ऑटोमोबाइल से, कार और मोटरसाइकिल, स्कूटर, जो भी 2 पहिया, 4 पहिया, 10 पहिया जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे में आप जाएंगे, उसके नीचे आएगा कि जो डोमेस्टिक ईंधन वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो उसके बाद है कि जो जंगल में आग लग गई, अब जंगल में आग लग गई, उससे जो बायोमास जो जल रहा है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है 10-12%। जंगल कट जो जा रहे हैं, जो या तो अवैध रूप से कट रहे हैं या वैध रूप से हम अपनी सुविधाओं के लिए, सड़क बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, पंचायत घर बनाने के लिए भी जंगल काट रहे हैं ना तरीके से, मतलब लीगल तरीके से। उन सब कारण से भी जो है करीब करीब 10% जो है इसमें ऐड हो रहा है, क्योंकि जंगल जो है कार्बन सिंक है जंगल। तो जो हमारे प्राकृतिक जंगल हैं उसको अब हमको पूजा घर की तरह बचाना है। ये बात बहुत एकदम साफ है। जो हमारे पास बचा हुआ, एक तो हमारे पास जितने बचे हुए थे आज से 100 साल पहले जितने थे जंगल पृथ्वी पर, उसको हमने बहुत खत्म किया है, बहुत खत्म कर दिया है। आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लेंगे तब भी आपको लगेगा कि हमारे, चूंकि जनसंख्या 3-4 गुना बढ़ गई ना, जनसंख्या जब 3-4 गुना बढ़ गई है तो उसका पूरा दबाव जो है जंगलों पर आ गया है। तो जंगल जो है या तो पूरे कट भी गए हैं और नहीं तो कम से कम जंगल का घनत्व तो कम हो गया। जो घने जंगल थे वो अब विरल जंगल हो गए हैं, क्योंकि अंदर से पेड़ कटे हैं। ये तो सच्चाई है, सब कोई जानता है, पूरा समाज जानता है, देश जानता है। तो अब ये कहना है कि लोगों को जंगल को देवता की तरह पूजना पड़ेगा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, जो हमारे वांग्मय में है, उसको मानना पड़ेगा।
अब ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमको ये काम ज़रूरी है तो हम जंगल काट के कर लेंगे, अब हमको कहीं ना कहीं रोकना तो पड़ेगा ना, आज ना कल। तो इसीलिए वो करना ज़रूरी है कि जो प्राकृतिक वन है उसका बचाव करिए। अब हम आगे ना बढ़ें उसमें, उसको बचाव करें, उसको एकदम पूजा के भावना से उसका बचाव करें। एक तो ये बात है, मैं वन पदाधिकारी के रूप में इसको समझता हूँ और इसीलिए मैंने ये बताया। दूसरी बात, जो जागरूकता के मामले में जो हम लोग बात कर रहे थे, तो वनों के आसपास रहने वाली जो कम्युनिटी है, जो आदिवासी भाई हैं या गैर आदिवासी भी हैं, जो भी कम्युनिटी हैं, उनको प्रमुखता से इसके बारे में, इस खतरे के बारे में बताना है कि आप ये मत समझिए कि आपके घर के बगल में जंगल है तो आप यदि अपने जीवन शैली को नहीं बदलेंगे तो ये जंगल आपको अंतिम रूप से इसको बचा ही लेंगे आप। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब बाढ़ आएगी तो सब डूबेंगे। जब बाढ़ आएगी, जब बादल फटेगा, क्योंकि देखिए इसके मैंने इसमें क्या क्या होने वाला है, जो वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स जो है तेजी से पिघलेंगे, उससे समुद्र का तल ऊपर उठेगा, बाढ़ आएगी, बादल फटेंगे, मौसम का पैटर्न जो है वो, जलवायु का पैटर्न जो है बड़ा विचित्र हो जाएगा, कभी जाड़ा कभी गर्मी, कभी अभी कहा जो मेडिटेरियन क्लाइमेट हम लोग समझते हैं ना, जो इंग्लैंड में होता है, जाड़े में बारिश होती है। अब कहा कि जब ऐसा मत समझिए कि गर्मी पड़ जाएगा तो जो जाड़े में बारिश हो रही है वो बारिश कम होगा, वो बारिश बढ़ जाएगा। तो जब जाड़ा में टेम्परेचर जो है वो उसका जो है रहेगा और बारिश बढ़ जाएगी तो कष्ट बढ़ेगा लोगों का। तो उससे क्या होगा, जो उपज हो रहा है, वहां जो पैदावार हो रही है, उसको उस पैदावार के लिए जो सूटेबल जो सीजन होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिलेगा। तो उससे जो है सो अन्न फल फूल सब्जी जो हम खाते हैं, 8 अरब लोगों के खाने का इंतजाम तो सोचना पड़ेगा ना। वो 8 अरब आदमी खाएगा क्या? वो सब जब खत्म हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी को क्षति होगी, तो पूरा सिस्टम तहस नहस होगा। आप सोचेंगे ध्यान से ना तो आपको लगेगा कि अरे क्या होने वाला है, तब आपको बेचैनी होगी, छटपटाहट होगा। मैं फील करता हूँ इस बेचैनी छटपटाहट को, मैं फील करता हूँ कि कैसे लोगों को बताया जाए कि भैया इस रास्ते मत चलो, ये रास्ता गड़बड़ है, ये वाला रास्ता को थोड़ा सा बदल लो। इस बेचैनी के साथ जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, तब जा करके लोग, जब करोड़ों लोग इसमें जुड़ेंगे कि नहीं ये वाला रास्ता गड़बड़ है, तब जा करके इसका कुछ उपाय निकलेगा, ये मैं मानता हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ समझाइए कि जो शहर हैं हमारे, या आप दोनों ही लोग इसको बता सकते हैं, और जो हमारे गांव हैं, शहरों में रहने वाली आबादी और गांव में रहने वाली आबादी, क्या दोनों समान रूप से जिम्मेवार है? और अगर समान रूप से जिम्मेवार है तो वो आबादी क्या कर सकती है? अगर जिम्मेवार समान रूप से नहीं है तो हम क्या सीख सकते हैं अपने गाँव से? जिसकी चर्चा ये कर रहे हैं कि पुरानी चीज़ों पर लौटना पड़ेगा, जंगल को पूजना पड़ेगा, मंदिर है वो हमारे। देखिए, ये तो मानना ही होगा कि शहर के लोग ज़्यादा जिम्मेवार हैं इसके लिए। माने ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि गांव में अभी भी हम लोग पारंपरिक आस्थाओं पे अभी भी निर्भर करते हैं। आज भी वहाँ हम पीपल के पेड़ और इसकी पूजा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शहर में नहीं करते, लेकिन वहाँ प्राकृतिक रूप से किया जाता है। एक बहुत, मैं थोड़ा सा अलग हट के एक बात कहता हूँ कि जहाँ तक झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो वनों में जो चीज़ें उपज रही हैं उसके लिए यदि यहाँ औद्योगिकरण होता है तो उससे क्या है कि गाँव के पास या वनों के पास रहने वाले लोग वन को अच्छे तरीके से संभाल के रखेंगे। एक जो सबसे बड़ा एक कारण यहाँ पर हो रहा है कि वन में जो चीज़ें उपज रही हैं उसका उनको पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। जैसे यदि हम आज ले, मैं अब औद्योगिकरण की ओर जा रहा हूँ, जैसे इमली है, यदि आज इमली के पेड़ और इमली का एक अच्छा उपाय मिल जाए, वहाँ के वन के जो लोग हैं या वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको एक अच्छा मूल्य मिलने लग जाए, जो सरकार को करना होगा या औद्योगिक इकाइयों को करना होगा, तो मैं समझता हूँ कि वनों को हम लोग बचा सकते हैं। तो वन में जो चीज़ें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका एक अद्भुत नज़ारा हो सकता है, वो हम लोगों को करने का उपाय करना चाहिए। ये तो बात हुई औद्योगिकरण की। दूसरे तरफ हम लोग यदि बात करें तो जहाँ तक प्रश्न है हमारा कि हम शहर में क्या कर सकते हैं, तो शहर में क्योंकि हम लोग विलासिता का जीवन ज़्यादा जी रहे हैं, इसीलिए हम लोगों का ग्लोबल वार्मिंग करने में ज़्यादा हम लोगों का उसमें ये रहा है कंट्रीब्यूशन। तो हम लोगों को मैं समझता हूँ गांव के जो लोग हैं उन लोगों का कंट्रीब्यूशन कम है और वो हमसे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं इसमें। चलिए सर, हमारे पास 1 मिनट है, हम समाप्त करने की जिम्मेवारी आप ही को देते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि हम लोगों ने भी आधे घंटे से चर्चा की, ये समस्या अभी भी है, आने वाले
दशकों में, आने वाले वर्षों में और ज़्यादा इसके बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि जीवन शैली को बदलना इतना आसान भी नहीं है और पूरे दुनिया की बात है। पूरी दुनिया तो मैंने अब क्या कहें, ध्वंस के रास्ते पे चलने को बिल्कुल प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। तो इसमें तो ये आगे नहीं दिखता मुझे ऐसा कि तुरंत जो है सब कुछ हो जाएगा। हालांकि हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा है कि आगे आने वाले वर्षों में हम लोग एमिशन को कटौती करेंगे और कार्बन ज़ीरो एमिशन की बात हो रही है अभी पूरे विश्व में। लेकिन वो सब तो बातें हैं, आगे तो ये सब सारी चीज़ें सिर्फ सरकार के प्रयास से तो होगा नहीं। हम लोग जो भी टारगेट है वो सिर्फ अचीव करेंगे तो सरकार के प्रयास से नहीं होगा। एक एक व्यक्ति को, आम जन को इसमें जो है सो अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और उसमें जो मैंने कहा कि जीवन शैली में जिस स्तर पर जो सुधार हो सकता है वो हम लोग जरूर करें। हम लोग जो है पहले झूठा स्टेटस है उस स्टेटस को तो तोड़ना चाहिए पहले, मुझे लगता है यही मेरा संदेश है आज के इस कार्यक्रम में कि भैया ये जो झूठा स्टेटस है ना उसको ख़त्म करके हम लोग जो है पहले कार्बन इमिशन माने जो पेट्रोल वाला इमिशन जो है उसको यदि खाली रोक दें, थोड़ा कम कर सकते हैं, कम करें तो हम लोग जो है मानवता की, अपने समाज की बहुत सहायता कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे और आने वाली संतति पीढ़ी के लिए एक अच्छा शहर, अच्छा गांव, अच्छा राज्य उसको दे पाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातें हम लोगों ने की हैं ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहेंगी। आपका पार्टिसिपेशन तो है ही ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में और आगे भी आप सचेत रहेंगे ताकि जो आने वाली पीढ़ी है जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है आधे घंटे तक, उनको हम एक अच्छा वातावरण दे सकें। मुझे भी इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।